हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 और 30 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ है, संसद में पेश हुआ, वित्त मंत्री ने पेश किया, तो इसे किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस सर्वे में जीडीपी का अनुमान क्या लगाया गया है इस साल का और नेक्स्ट ईयर का। अर्थव्यवस्था की जो वी शेप रिकवरी होती है वो क्या होती है, जिसके बारे में इसमें काफ़ी जिक्र किया गया है। और इसके थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे की इस बार की। ओके, दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है, तो इसकी जांच जो है इंडियन एजेंसी के साथ साथ मोसाद भी करने लगी है अपने स्तर पर। तो उसने ईरान पर आरोप लगाया है इस मामले में, बम विस्फोट में। तो ईरान और इजराइल के बीच में क्या टेंशन चलता है, इन सब के बारे में बताएंगे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं, उन्होंने किन देशों के साथ डिफेंस डील को सस्पेंड कर दिया, जिसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन F-35 भी शामिल है। तो क्या है ये मामला, किसके साथ कैंसिल किया गया है, किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड 2021 मिला है और किस खोज के लिए मिला है, किस राज्य ने दक्षिणायनी वेल युद्धन अवार्ड जारी किया है। तो ये जिनके नाम पर ये अवार्ड जारी हुआ है वो कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, जो जिसका विस्फोट हुआ है, जिसमें अभी किस देश में है। पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किस राज्य ने रखा है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है डिटेल में, मैप के साथ भी बताएंगे हम आपको। तो पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को संसद में पेश किया। तो इसे किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, किसके नेतृत्व में बनाया गया था। आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है वो अभी, तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यन। ओके, वित्त मंत्री ने कब संसद में पेश किया है ये रिपोर्ट आर्थिक सर्वे की, तो 29 जनवरी 2021 को। ओके, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, आर्थिक सर्वे जो है वो बजट से पहले एक इम्पॉर्टेंट एनुअल सर्वे होता है। ठीक है, पिछले एक साल के कार्यकाल में देश की जो आर्थिक कार्यकाल रहा, आर्थिक जो क्रियाकलाप रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। समरी होता है कि पिछले एक साल में मेजर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके परफॉर्मेंस क्या रहा, पॉलिसी इनिशिएटिव के हाइलाइट्स होते हैं, उसमें कई तरह के सुझाव भी होते हैं, लेकिन इन सुझावों को मानना ये सरकार पर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं होता है सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे में भारत के जीडीपी में इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 में कितने गिरावट का अनुमान लगाया गया है। आंसर होगा 7.7%। ओके, भारी गिरावट हो रही है, जैसे आपको पहले से पता होगा। हालांकि इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर होंगे उसमें जीडीपी काफ़ी तेज़ी से चढ़ेगा, यानी वी शेप में चढ़ेगा। तो वी शेप में चढ़ेगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी वो देख लेते हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021-22 में जो रियल जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है इस आर्थिक सर्वे में वो है 11%, जो कि रियल जीडीपी होगा। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो 15.4% रहने का अनुमान है। ओके, और एक और बात कही गई कि जो कोविड-19 महामारी हुई उससे पहले जो इकोनॉमी की स्थिति थी, अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, वहाँ तक पहुँचने में 2 साल लग जाएंगे भारत को। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की थीम क्या है, थीम क्या थी। आंसर होगा सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन और आजीविका को बचाने का। ओके, देखिए इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्रंट पेज है वो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इसी से बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। इसमें इकोनॉमी को कोविड-19 के इर्द गिर्द दिखाया गया, आप देख रहे हैं। फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं वो इसमें दिख रहे हैं, ओके, शेड में। और सेंटर में इंडिया का मैप है और मैप में वी शेप दिखाया गया। तो मैसेज यही है कि जीडीपी जो है वो अभी डाउन जरूर हुआ है, वी में नीचे गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यानी अगले जो वर्ष होगा, वित्तीय वर्ष होगा, उसमें ज़बरदस्त उछाल आएगा, यानी गिर के हम फिर से ऊपर उठेंगे। ओके, और वी शेप के नीचे तराजू जैसा दिख रहा होगा और जो कि कोरोना वायरस पर टिका हुआ है।
इसके एक तरफ रिस्क में दिखाया गया है, रिस्क है जैसे इकोनॉमी, हेल्थ, लाइव्स, ये सब रिस्क हैं, जबकि दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी दिखाया गया जिसमें रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन, इन सबको भी दिखाया गया। ओके, तो इसी के बेसिस पर यह थीम रखा गया है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे के जो मेजर हाइलाइट्स हैं उसको भी देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में हो, एसएससी में हो या बैंकिंग में हो, बैंकिंग में तो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सब में क्वेश्चन आ सकते हैं, रेलवे में भी। ओके, तो क्या है मेजर हाइलाइट्स, वो भी देख लीजिए, मेरे बगल में अभी दिखाते हैं आपको। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एग्रीकल्चर जो है उसको सिल्वर लाइन के तौर पर दिखाया गया है, सिल्वर लाइन के तौर पे ये उभरा है। सिर्फ एग्रीकल्चर ही है जिसमें ग्रोथ देखने को मिला, ओके, 3.5% का। इकोनॉमिक सर्वे में 3 कृषि कानून उसकी तारीफ की गई है जिसके खिलाफ में किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट ला सकता है। ओके, और ये भी कहा गया है कि 2020-21 में इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज थी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इसको काफ़ी झटका लगा, नुकसान हुआ। ओके, हालांकि सरकार ने कंजम्पशन बढ़ाया और इसकी वजह से जीडीपी स्टेबल हुई है, ऐसा कहना है आर्थिक सर्वेक्षण का। ओके, और ये भी कहा गया कि जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन होगा उतनी तेज़ी से जीडीपी में ग्रोथ होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट कही गई है, 17 साल में पहली बार जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 2% देखने को मिला है। ओके, वह ये कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट भी कम हुआ। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ कि आयात का खर्च घटा और करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रहा। ओके, और इसमें ये भी जिक्र है कि आईएमएफ ने कहा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि भारत आने वाले 2 वर्षों में फास्टेस्ट ग्रो इकॉनमी हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास 29 जनवरी 2021 को धमाका हुआ है? आंसर होगा इजराइल। ओके, हालांकि ये जो धमाका है ये कम क्षमता वाला था, लेकिन इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि 29 जनवरी 2021 को ही भारत और इजराइल के कूटनीतिक जो रिश्ते हैं, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन की 29 साल की रह थी, 29th एनिवर्सरी थी इंडिया और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक संबंध उसके। तो फॉरेंसिक टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है और उसने ये कहा है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और मौके से धजला, गुलाबी रंग का दुपट्टा वगैरह वगैरह मिला है। एक इजरायली राजदूत के नाम पर लिफाफा मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लिफाफे में लेटर था और इसमें लिखा है यह तो ट्रेलर है, मतलब आगे भी कुछ हो सकता है, इसलिए जांच एजेंसियां जो हैं वो काफ़ी गंभीर है। कोल्ड ड्रिंक केन का टुकड़ा मिला है, बॉल बेयरिंग्स बरामद हुए हैं। ओके, इसकी जांच की जा रही है, ठीक है। और ब्लास्ट को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के जो विदेश मंत्री है गाबी अश्केनाजी, तो उन्होंने फ़ोन पर भी बात की है और इजराइल ने इस मामले को लेकर अपनी जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद, उसको भी भेजने का फैसला किया है इंडिया में। मोसाद अपने लेवल पर भी इस पर जानकारी प्राप्त कर रहा है और इंक्वायरी कर रहा है। मोसाद जो है वो अमेरिका का जो CIA है, यानी जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसके बाद सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को माना जाता है। ओके, और ब्लास्ट के मामले में इजराइल को शक है कि ईरान ने कराया है, अब तो वो दावे के साथ कह भी रहा है। ओके, और भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं अभी कौन है? रॉन मल्का। ओके, तो उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये आतंकी हमला है। ओके, और आपको बता दूं कि 2012 में भी हमला हुआ था। फरवरी 2012 में इजरायली दूतावास की एक कार को निशाना बनाया गया था और इसमें इजराइल के राजदूत की कार थी, उसमें ब्लास्ट किया गया था और राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए थे और उस समय भी इजराइल ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया था। ओके, और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी दिल्ली में ये पहला ब्लास्ट देखने को मिला है।
ओके, तो इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी टेंशन रहता है, और मैंने पहले के करंट अफेयर्स में आपको बताया भी हुआ है हमने कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में कभी अचानक आग लग जाती है, कभी डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है। तो ये सब जो है वो मोसाद पर ही होता है, और ईरान ये आरोप लगाता रहा है कि मोसाद ने ही ये सब करवाया, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें। ओके, तो मोसाद जो है वो पूरे दुनिया में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा बहुत पुराना है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा डिटेल बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किन देशों को फाइटर प्लेन F-35 बेचने सहित तमाम डिफेंस डील को सस्पेंड कर दिया है? आंसर होगा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी UAE। ओके, तो इन दोनों देशों को झटका दिया है अमेरिका ने। ओके, पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के साथ सऊदी अरब और UAE के बीच में तमाम डिफेंस डील जो हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। ओके, और इसमें दुनिया का सबसे अत्याधुनिक जो फाइटर प्लेन है F-35 उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, उसके डील को भी, वो अब नहीं बेचा जाएगा। ओके, और आशंका ये भी है कि इस डील को रद्द भी किया जा सकता है, यानी कैंसिल भी किया जा सकता है। F-35 जो है 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, और ये रनवे पर दौड़ने के साथ साथ सीधे हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है और नीचे आ सकता है। इसके पंख बाहर नहीं दिखते हैं घूमने वाले हेलीकॉप्टर की तरह, लेकिन ये बहुत ही शानदार है, नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है, यानी रडार से ये बच जाता है कई बार। बाइडन सऊदी अरब से ख़ास तौर पर काफ़ी खफा है। तो इस डील के बारे में बता दूं मैं, इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, दरअसल ट्रंप की प्रेसिडेंसी में बहुत सारे डिफेंस डील हुए थे, इंडिया समेत बहुत सारे देशों के बीच में। ओके, और उसमें दो जो सबसे बड़ी खरीदार आए थे वो है सऊदी अरब और UAE। ओके, तो UAE के बारे में बता दूं, UAE ये चाहता था कि उसको अत्याधुनिक F-35 एयरक्राफ्ट मिले। ठीक है, तो ट्रंप ने ये कहा कि आप इजराइल के साथ रिलेशन मजबूत कर दो, बदले में हम F-35 प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप दे देंगे। ओके, मतलब कि उसको बेचेंगे हम। ठीक है, ट्रंप इसलिए ये करना चाहते थे क्योंकि इजराइल के जो रहने वाले हैं यहूदी, तो यहूदी जो धर्म के लोग हैं वो भी अमेरिका में बहुत सारे नागरिक हैं, तो वो उनको वोट देते हैं। ओके, तो इसलिए ये किया था। UAE भी एग्री हो गया, और UAE ने जो है वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध उसने बना लिए। ठीक है, और USA को इससे फ़ायदा हुआ कि $23 बिलियन का डिफेंस डील मिल गया, $23 बिलियन का। ओके, एक तरफ अमेरिका को रेवेन्यू मिल रहा था, दूसरी ओर UAE को हथियार मिल रहे थे, और उस तरफ इजराइल को UAE की मान्यता भी मिल रही थी। ठीक है, UAE मान्यता दे रहा था इजराइल को, क्योंकि पहले UAE नहीं मानता था कि वो एक देश है। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई सऊदी अरब के साथ, कि सऊदी अरब ने भी बहुत सारे हथियार खरीदने की डील की ट्रंप के साथ, और बदले में सऊदी अरब को भी बहुत कुछ मिला। कैसे? पहली बात तो USA ने सऊदी अरब का जो दुश्मन है ईरान, उसकी इकॉनमी को ठप कर दिया अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने एक तरह से बहुत सारे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे उस पर इम्पोज कर दिए। ठीक है, और पूरे रीजन में जो आप देख रहे हैं, ओके, पूरे रीजन में सऊदी अरब का टक्कर लेने वाला सिर्फ ईरान ही था, उसको अमेरिका ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। और सऊदी ने सोचा कि अगर उसके पास F-35 होगा तो वो ईरान पर आसानी से हमला कर सकेगा, और एक तरह से उसकी स्थिति मजबूत रहेगी अगर हमला भी ना करे तो। और यहाँ तक कि जो सऊदी अरब है वो अपने पड़ोसी देश यानी यमन का भी फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो वहाँ पर सऊदी अरब तबाही मचाता रहा, बॉम्बिंग करता रहा, लोग तबाह होते रहे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सबको उड़ाता चला गया। लेकिन इसके बावजूद USA यानी अमेरिका चुप रहा। यमन में हैती विद्रोह चल रहा है, और इसमें माना जाता है कि ईरान की भूमिका है। ठीक है, तो सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया, तबाही मचाई। इसके अलावा सऊदी अरब ने जमाल क़ाऊशी, उनको टर्की में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में ही मरवा दिया। ये सारी रिपोर्ट सामने आई इन्वेस्टिगेटिव। ओके, सऊदी अरब के प्रिंस के कहने पर यह सब हुआ, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, ट्रंप चुप रहे। और इसकी वजह भी थी कि वर्ष 2017 में सऊदी अरब के
जो प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं, उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल में हम यूएसए से $350 बिलियन का वेपन परचेज करेंगे। $350 बिलियन की बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम की पूरी इकॉनमी नहीं होती है कई सारे देशों के, छोटे छोटे देशों के। और इसमें से $110 बिलियन का जो इक्विपमेंट है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो तुरंत परचेज करेगा। तो ट्रंप ने डील को प्रमोट किया था और कहा कि इससे यूएसए की इकॉनमी बढ़ेगी, पैसे मिलेंगे, ठीक है। और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यमन में क्या हो रहा है, हालांकि कहा नहीं, लेकिन ऐसी इशारा था। ओके, तो जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो इनके शासन में काल में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब माना जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई जो यमन में जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रहे थे, ये दोनों देश मिलकर, उससे मानवाधिकार का हनन हो रहा था, उनका ये मानना भी है। और डिफेंस डील से पीछे हटने का ये संकेत भी है कि बाइडेन इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर है। तो जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ फिर से न्यूक्लियर डील हो जाए। तो इसलिए सऊदी अरब को अब कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है एक तरह से। ओके, ईरान ने सऊदी अरब के पर जो कार्रवाई हुई है एक तरह से कि उसको डिफेंस इक्विपमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो उसका ईरान ने स्वागत किया, वेलकम किया है, ठीक है। और ये भी बात है, ये भी कहा जा रहा है, बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम तुर्की में के जो एम्बेसी में जमाल खाशोगी की जो हत्या हुई थी, उसका भी मामले को हम खोलेंगे। ओके, पहले भी कह चुके हैं कि जो भी क्लासिफाइड यानी जो गोपनीय दस्तावेज हैं, उसको हम जनता के सामने लाकर रहेंगे, ठीक है। और बाइडेन की सोच ये हमेशा रही है कि सऊदी अरब की जो मोनार्की है, यानी वहाँ की जो राजशाही है, वो काफ़ी संदेह में रही है। ओके, और ये तभी तक है जब तक अमेरिका ये चाहेगा। तो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो आपको जानना चाहिए था, मुझे लगा। अच्छा, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो बाइडेन हैं वो ईरान के साथ संबंध बेहतर करेंगे, उसका जो सैंक्शंस हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है कि उस पर सैंक्शन कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में चाबार जो पोर्ट है ईरान में, जिसको इंडिया ने बनाया था, उसको उस पर काम कर सकेगा, वहाँ रेल लाइन बिछा पाएगा। ओके, तो वो एक तरह से इंडिया के लिए एक तरह से फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि अगर यूएसए हथियार नहीं बेचेगा, तो इंडिया जो बहुत सारे हथियार तैयार कर रहा है, उसके लिए एक अवसर मिलेगा कि वो वहाँ बेच सकेगा। ओके, और डिफेंस डील इंडिया के लिए तो अच्छा ही है। इंडिया को अमेरिका ने F-15X ये देने का भी बात कही है, ये भी बात चल रही है। ओके, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपके समझने के लिए ज़रूरी था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड 2021 के संयुक्त विजेता के तौर पर चुना गया है? इसका आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। कौन है वो? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके साथ साथ दो और लोगों को भी मिला है ये अवार्ड। येल यूनिवर्सिटी के डैनियल एलन स्पिलमैन और इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लुसाने को भी चुना गया है। ओके, तो तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो रामानुजन ग्राफ्स और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम थे जिसको हल करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो इसको हल करने के लिए इन सब को चुना गया है। ओके, किसने दिया अवार्ड, कौन देता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो अमेरिका में है, यूएसए में है, वो देता है। 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जो बहुत बड़ी रकम होती है डॉलर के रूप में, वो मिलता है, पदक भी मिलता है, ठीक है। एनुअल ये अवार्ड है जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है, उसका बुक है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है पिछले 1.5 महीने से। तो आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बुक है। इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे UPSC हो, SSC हो, रेलवे के हो, बैंकिंग हो, सब में काम आएगा। ओके, काफ़ी मोटी किताब है, 432 पेज की, और बहुत ही डिटेल में इसमें हर चीज़ समझाया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणायनी वेल युधन अवार्ड
देने की घोषणा की है, जारी करने की? आंसर होगा केरल। ओके, कौन है ये या कौन थी दक्षिणायणी वेलुधन? देखिए, वो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, उसके लिए निर्वाचित होने वाली पहली और अकेली दलित महिला थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये एनुअल अवार्ड की स्थापना की गई है केरल के द्वारा। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा काफ़ी मशहूर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये अवार्ड उन ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया हो। 1 लाख रुपए नगद अवार्ड दिए जाएंगे इसके तहत। ओके, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन? अगला क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, वहाँ पर 27 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ है, बहुत भयानक। तो किस देश में है? आंसर होगा इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया में ही है। और ये माउंट मेरापी पर्वत जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ा लावा का प्रवाह था और इसकी आवाज़ 30 किलोमीटर तक सुनी गई है। ओके, मैप में भी आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ओके, ये जो सैटेलाइट मैप है ये विस्फोट से पहले का है, लेकिन अभी तो वहाँ ज्वालामुखी फट चुका है और उसमें लावा निकल रहा है। ओके, तो ये बहुत गंभीर बात है। और इंडोनेशिया जो है वहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं और लगातार विस्फोट होते रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, दक्षिणी जावा में ख़ासतौर पर ज्वालामुखियों का समूह है जो वहाँ फटता रहता है। ओके, तो इंडोनेशिया जो है वो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ ये जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया देश ये जो है वो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। उसका मैप भी आप देख रहे हैं रेड कलर में जो ब्लिंक हो रहा है वो। ठीक है, राजधानी क्या है? जकार्ता। और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन, 28 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? आंसर होगा लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, तो उनकी 28 जनवरी 2021 को 156वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। उनकी देशभक्ति के लिए उनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के तौर पर उनको कहा जाता था। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आंसर होगा 30 जनवरी। ओके, 30 जनवरी को वर्ष 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अच्छा, राष्ट्रपिता जो हम लोग कहते हैं वो किसने ये नाम दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने ही रेडियो से ये ऐलान किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तौर पर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, उस दिन जो आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी भारत के राष्ट्रपिता को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया है 26 जनवरी 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। ओके, फुटबॉल से जुड़े थे, 44 वर्ष के थे और वो मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंख अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? पंख अभियान, आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, 24 जनवरी को ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, उन सब के लिए। ओके, तो बालिकाओं के सशक्तिकरण यानी गर्ल चाइल्ड जो है उनके सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, वार्षिक कार्यक्रम है। इसका पंख का पूरा नाम है, जिसे पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
अगला क्वेश्चन, दुनिया में ड्रैगन फ्रूट के नाम से प्रचलित फल का नाम कमलम किस राज्य में किया गया है नामकरण? आंसर होगा गुजरात। ओके, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। तो उन्होंने ही कहा है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो कमल की तरह दिखता है, इसलिए इस फ्रूट का नाम, इस फल का नाम संस्कृत शब्द कमलम के नाम पर रखा गया, कमलम। ओके, चाइनीज ड्रैगन फ्रूट वो उसका उत्पादन कच्छ और दक्षिणी गुजरात के नवसारी इलाके में हो रहा है और काफ़ी वो प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका नाम बदला गया है। और मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ये जो शब्द है जो चीन की याद दिलाता है, लेकिन गुजरात में होता है तो इसका नाम हम अब कमलम रख रहे हैं। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 जनवरी। ओके, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रलय की त्रासदी हुई थी उसी के याद में ये मनाया जाता है। प्रलय कहें कि नरसंहार जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया था, और उसमें यूरोप की यहूदी आबादी के 2/3 के आसपास लोगों को उनको मार दिया था, तो उसी को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने किन 2 लोगों को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर होगा स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। ओके, ये दोनों 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। स्वामीनाथन जो है वो बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पर तैनात थे, जबकि अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं वो SBI कार्ड के MD और CEO के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, SBI में एक चेयरपर्सन होता है यानी अध्यक्ष होता है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। SBI बहुत बड़ा बैंक है इस वजह से। ओके, जबकि अदर बैंक में क्या होता है, एक MD होता है या CEO होता है, MD और CEO सेम होते हैं और उसके अंडर में पूरा बैंक होता है। लेकिन SBI में अंतर है, चेयरपर्सन होता है और उसके अंडर में 4 MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दिनेश कुमार खारा जो हैं वो अभी अध्यक्ष हैं SBI के, और इसमें 4 होते हैं MD, तो चारों के फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्र यानी इजिप्ट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा अजित विनायक गुप्ते। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ पर तैनात थे? तो डेनमार्क में भारत के एम्बेसडर के तौर पर तैनात थे। 1991 बैच के IFS अधिकारी हैं। ओके, और इजिप्ट का मैप भी आप देख रहे हैं, मेरे बगल में ब्लिंक हो रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम PDF अवेलेबल हैं, 2020 के हैं, 2019 के भी। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।